Hello friends, I am Kavya God welcoming you all on this YouTube channel of Let's Crack NTA UGC Net with Unacademy। तो आज के इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बहुत ही बेसिक सा टॉपिक जो है डेटा मॉडल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। जैसे मैंने आपको बोला था कि इस पर्टिकुलर यूनिट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट में से वो यूजीसी नेट में 10 से 11 क्वेश्चंस फॉल करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने पूरा पैटर्न समझाया है आपको पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस का। ठीक है, तो इस यूनिट का 10 से 12 क्वेश्चन फॉल करते हैं। इस यूनिट की अप्रोच आपके रहने वाली है, कोई याद करना रेक्टिफिकेशन से आपको ये सब समझ नहीं आएगा, आपको लॉजिक्स को कंसिडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर यूनिट में से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं 3 से 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिक्स में से फॉल करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मैंने देखा था, मैं स्टडी कर रही थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को, तो उसमें मैंने देखा था कि डेटा मॉडल्स के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आए ही हैं। ठीक है, तो वही टॉपिक आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। अपन डेप्थ से तो बेसिक से समझेंगे क्या वो पर्टिकुलर टॉपिक कहना चाहता है। तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको बिल्कुल आप क्रैक ना कर पाओ। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप क्रैक कर सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू यू ऑल। ओके, मैं पेपर 2 आपको कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस पढ़ाने वाली हूँ, ये आपको पता ही है। मेरी बेसिक क्वालिफिकेशंस है, आई हैव डन माय एमटेक एंड बीटेक ऑनर्स इन आईटी डोमेन एंड कंप्यूटर साइंस डोमेन रिस्पेक्टिवली। आई हैव बीन अ फॉर्मर सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑल्सो। Right now I'm an assistant professor in a college IT department. I had total of 1 year of total teaching experience. ठीक है, मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। सब आप वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम विद अस। अच्छा, सबसे पहले अपन थोड़ा सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आप मुझे देख पा रहे हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म की वजह से। ठीक है, अनअकैडमी आपको बहुत ही बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ नहीं सोचना है, आपको जल्दी से अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल्स पे आना है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म्स पर आना है और आपको अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ फ्रेंड्स। वहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। लाइव क्लासेस मतलब आपको इंटरैक्टिव क्लास होने वाली है फ्रेंड्स। डायरेक्ट एजुकेटर्स के साथ बात करो, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भेजो, अपने डाउट्स भेजो। वहाँ पे आपको पोल्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको डिफरेंट इमोजीज मिलेगी। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज अवेलेबल कराए जाएंगे फ्रेंड्स आपके लिए। इवैल्यूएशन मैं जैसे बोलती हूँ बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपनी टेस्ट का, अपनी क्लास का पैटर्न भी यही होने वाला है फ्रेंड। जो आप टॉपिक पढ़ोगे उसके बाद कोई सेट ऑफ 5 to 6 क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पे अपनी प्रेजेंटेशन में अवेलेबल कराऊंगी, सेशन में अवेलेबल कराऊंगी। वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, वही क्वेश्चंस अवेलेबल करा रहे हैं फ्रेंड्स। और वो वाले क्वेश्चंस आप देखोगे कि आप टॉपिक पढ़ने के बाद अगर उसको देख रहे हो, उन क्वेश्चंस को देख रहे हो, तो आप फटाक से सोच भी नहीं रहे हो, विद इन सेकेंड्स आप उसका जवाब दे सकते हो। तो वही लाइव टेस्ट एंड क्विजेस टाइम टू टाइम आपको सब्सक्रिप्शन प्लान में भी मिलेगी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा फ्रेंड, वहाँ पे आपको ये नहीं होगा कि कोई टॉपिक कहीं और से, कहीं टॉपिक कोई और से रेफर करना पड़ रहा है। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आपको पढ़ाया जाएगा, कंसिस्टेंट मैनर में आपको पढ़ाया जाएगा और सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा फ्रेंड्स, आप कहीं से भी कितने टाइम के लिए भी अपने उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको सब्सक्रिप्शन प्लान पे मिलेगी। नो डाउट अपन यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं, अपन लाइव सेशंस में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको JRF को क्वालिफाई करना है, अच्छे से अपना नेट एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो सब्सक्रिप्शन प्लान पे आओ फ्रेंड्स और अपन 1 by 1 हर एक टॉपिक के बेसिक्स डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक को आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल हैं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सारे एजुकेटर्स हैं। आपको सारे सब्जेक्ट, सारे कोर्स मिलेंगे, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, लॉ, कंप्यूटर, पॉल साइंस, जो जिस भी डोमेन से आप बिलोंग करते हो। कुछ मत सोचो, जल्दी से अपने रजिस्टर कर लो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान के। बात आती है कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जब सिंपल एक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना है। जैसे आप एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो कर लो, वो आपको ये प्रॉपर पेमेंट ऑप्शन दिखाएंगे आपको, कौन सा आपको प्लान सब्सक्राइब करना है। मेरा पर्सनल सजेशन रहता है फ्रेंड्स, हमेशा यू शुड गो फॉर 12 months एंड 24 months।
क्योंकि अपन सब जानते हैं यूजीसी नेट बहुत ही वाइड सिलेबस है, ये गेट की तरह कंसेप्चुअल नहीं है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह मतलब बहुत ही टेक्निकल नहीं है। यूजीसी नेट वाइड सिलेबस है, लेंदी सिलेबस है और ईजी सिलेबस है, तो इसकी प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हो तो काव्या KAAVY कोड लगाना बिल्कुल मत भूलना। कोड लगाते ही आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी जो फाइनल पेमेंट होगी वो 10% कम हो जाएगी, सिर्फ आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। चलो फ्रेंड्स, तो अब बात आती है अपने के आज के सेशन के आज के टॉपिक की, दैट इज डेटाबेस मॉडल्स। ठीक है फ्रेंड्स, डेटाबेस मॉडल्स क्या होते हैं, सबसे पहले अपन थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल्स क्या है कि डेटाबेस क्या है, आपका डेटा को कलेक्ट किया आपने डेटाबेस में। ठीक है, डेटाबेस मॉडल्स क्या हुए कि हमने अपना डेटा कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अब उस डेटा को हमको एक्सेस किस तरीके से करना है। ठीक है, इतना सारा डेटा हमने अपने डेटाबेस में कलेक्ट किया है, अब बात आती है कि वो उसको हम एक्सेस किस पैटर्न में कर सकते हैं। एक पैटर्न हो सकता है कि हम उसको एक टेबल के फॉर्मेट में कर लें, एक पैटर्न हो सकता है कि हम उसको स्कैटर रैंडम ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपने डेटा को और उसके पैटर्न में हम उसको एक्सेस करें। अलग अलग पैटर्न से आप अपने डेटा को डेटाबेस में से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो डेटाबेस मॉडल्स क्या हैं? डेटाबेस मॉडल वही हैं, अलग अलग पैटर्न्स हैं आपके डेटाबेस को अरेंज करने के। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल फेज में कौन सा डेटाबेस मॉडल यूज होता था, फिर उसमें क्या ड्रॉबैक रह गई जो हमने दूसरे डेटाबेस मॉडल पे स्किप किया, फिर क्या ड्रॉबैक रह गई जो तीसरे पे स्किप किया और क्या ड्रॉबैक रह गई जो फोर्थ डेटाबेस मॉडल पे स्किप किया। ठीक है, तो यही सारे डेटाबेस मॉडल्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहले जो आया था वो होता था, सबसे पहला जो डेटाबेस मॉडल था वो था आपका हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। ठीक है, फिर उसके बाद आया आपका नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, फिर थर्ड नंबर पे आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल आया OODDBMS, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो आज की तारीख में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही यूज़ कर रहे हैं हम, रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल यूज़ कर रहे हैं हम। हायरार्किकल और नेटवर्क को क्यों यूज़ नहीं कर रहे, उसमें क्या ऐसी ड्रॉबैक रह गई थी जो हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्या क्या हर एक डेटाबेस मॉडल का क्या पैटर्न है, तो यही सब अपन आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो अपन देख लो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपका ये सारा इतना सारा डेटा है, आपको इसको बस अरेंज करना है डेटाबेस मॉडल्स की हेल्प से। तो सबसे पहले अपन नंबर 1 फर्स्ट अपने डेटाबेस मॉडल पे चलते हैं, जो कि है आपका हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। ठीक है, क्या थी इस पर्टिकुलर नाम के पीछे की कहानी, जानते हैं जल्दी से। हायरार्किकल, आपको पता है हायरार्किकल नाम से क्या पता, हायरार्किकल नाम का मतलब क्या है ये आपको सबको पता ही है। ठीक है, हायरार्किकल पेरेंट, अब पूंजीवाद, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, पेरेंट होता है, फिर उसकी सब चाइल्ड होती हैं, फिर उनकी सब चाइल्ड होती हैं, फिर उनकी सब चाइल्ड होती हैं, तो ये क्या हो गया, हायरार्किकल रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये सबसे ओल्डेस्ट मॉडल था आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, सबसे पहले यही हुआ था इनिशियलाइज, यही आया था मार्केट में 1950। यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं 1950 में फर्स्ट डेटाबेस मॉडल आ गया था, ये सबसे ओल्डेस्ट मॉडल था आपका। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है NTA में, JRF नेट में, कि सबसे ओल्डेस्ट मॉडल आपका कौन सा है डेटाबेस, ओल्डेस्ट मॉडल कौन सा है डेटाबेस का, कैसे आप उसमें काम करते हैं, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम अपन जैसे जैसे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आप छोटी छोटी बातों को अपने माइंड में बैठा के चलना। ठीक है, फिर बाद में आप देखोगे कि बाद में जैसे अपन इस सेशन के लास्ट में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो उन क्वेश्चंस को छोटी छोटी बातों से आप कनेक्ट करोगे तो जल्दी से आंसर आपके फ्रेम हो जाएंगे। चलिए, तो हायरार्किकल में क्या था आपका, इन हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे मैंने बोला हायरार्किकल डेटाबेस क्या होता है, एक पेरेंट है, उसके सब चाइल्ड हैं, उसके वेरियस सब चाइल्ड हैं, तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में आपको अपने डेटाबेस के डेटा को अरेंज करना है। ठीक है, जो भी डेटाबेस उस पर्टिकुलर डेटाबेस के डेटा को एक्सेस करेगा वो उस ट्री लाइक स्ट्रक्चर के हेल्प से एक्सेस करने वाला है। ठीक है, कोई सी भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं हम, टॉप डाउन या बॉटम अप, कोई सी भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। टॉप डाउन क्या होती है, एक टॉप डाउन क्या हुआ, नीचे से ऊपर, और बॉटम्स अप ऊपर से नीचे। ठीक है, कोई सी भी अप्रोच यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। डेटा इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, जैसे मैंने बोला हायरार्किकल का मतलब क्या हुआ, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। हायरार्किकल, in hierarchical database management, parent may have many children but children may have only one parent. ठीक है,
हर पेरेंट के, एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रंस हो सकते हैं, लेकिन एक चिल्ड्रन का मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकता। देखो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसे एक रूट एलिमेंट है, फिर उसके 2 चिल्ड्रंस हैं, फिर हर एक चिल्ड्रन के सब चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, ये तो हो गई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात कि हायरार्किकल मॉडल होता क्या है। अब अपन देखते हैं कि इसमें आप हायरार्किकल मॉडल में आप डेटा कैसे स्टोर कर रहे हो। ठीक है, मान लो मैंने कोई भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का मैंने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मेरे को अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। तो सबसे पहले मान लो सबसे हेड कौन सा होता है, अपना जनरल मैनेजर अपना हेड हो गया कंपनी का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जनरल मैनेजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया हमारे रिकॉर्ड में, एक रो में। मार्क माय वर्ड्स, हम हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, रो वाइज करेंगे। ठीक है, ये आपको, ये जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये पर्टिकुलर आप एग्जाम्पल देख पा रहे हो। ठीक है, ये एग्जाम्पल अपना किसका है, ये तो अपना एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हम इसको जब डेटाबेस में स्टोर करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, हम रिकॉर्ड में स्टोर करेंगे। रिकॉर्ड में रोज की हेल्प से आप स्टोर करने वाले हो। ठीक है, तो जनरल मैनेजर सबसे पहले हमने एक रो में स्टोर किया, फिर एक रो में स्टोर करने के बाद जनरल मैनेजर की दूसरी सब कैटेगरी मान लो आपकी डिप्यूटी जनरल मैनेजर हो गई। ठीक है, कोई भी कैटेगरी, कोई भी पोजीशन हो सकती है। ठीक है, डिप्यूटी जनरल मैनेजर्स हमने दूसरी रो में स्टोर किया। एक लेवल हो गया आपका जनरल मैनेजर का, दूसरा लेवल हो गया आपका डिप्यूटी जनरल मैनेजर का। डिप्यूटी जनरल मैनेजर को भी आप फर्दर ऑर्गेनाइजेशन, फर्दर डिपार्टमेंट्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मान लो एक हो गया HR, एक हो गया फाइनेंस, एक हो गया मार्केटिंग, एक हो गया IT। ठीक है, तो ये अलग फर्दर ऑर्गेनाइजेशन हो गए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी, थर्ड रो में स्टोर होगी। ठीक है, फिर HR को फर्दर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मैनेजर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मैनेजर होता ही है, ये भी अपन को पता है। फिर हर एक मैनेजर के अंडर कौन काम करता है, आपके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। हर एक मैनेजर के अंडर कौन काम कर रहा है, आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो आपने देखा ये जो पूरा डेटा स्ट्रक्चर अपन ने बनाया, ये एक टॉप डाउन अप्रोच है। हर एक लेवल बाय लेवल हमने डेटा को स्टोर किया। ऐसा नहीं है कि जो एम्प्लॉय की डिटेलिंग है अपन ने जनरल मैनेजर की कैटेगरी में स्टोर किया या डिप्यूटी जनरल मैनेजर की कैटेगरी में स्टोर किया, ऐसा नहीं है। हमने एक लेवल क्रिएट किया और उसी कैटेगरी में हमने स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो आपका डेटा एक्सेस कैसे करोगे और डेटा स्टोर कैसे करोगे आप हायरार्किकल का। ठीक है, हर एक डेटा स्टोर, जैसे अब मान लो जैसे जनरल मैनेजर है, इस पर्टिकुलर में एंटिटी स्टोर होंगी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इंस्टेंसेस एंड स्कीमा। तो ये आपकी जो पूरा हो गया, ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये क्या हो गया, आपका स्कीमा हो गया। लेकिन हर एक लेवल पे जो भी वैल्यूज अपन को इंसर्ट करनी है वो हो गए हमारे इंस्टेंसेस। उस मूवमेंट में जो वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो वो हो गए हमारे इंस्टेंसेस। ठीक है, तो जब जिस GM में वैल्यू स्टोर करोगे वो आपके इंस्टेंसेस हो गए। DGM में आप डिप्यूटी जनरल मैनेजर में स्टोर करोगे वो इंस्टेंसेस हो गए। अब वो किस को बिलोंग करते हैं, जस्ट एक ऊपर वाले लेवल को बिलोंग करते हैं। ठीक है, HR में आप कोई भी वैल्यू को स्टोर करोगे वो किसको बिलोंग करते हैं, जस्ट एक ऊपर वाली डोमेन, ऊपर वाली लेवल को बिलोंग करते हैं। एंड सो ऑन, जो भी कैटेगरी, जो भी इंस्टेंस में, जो भी आप एप्लीकेशन, जो भी डोमेन में आप अपनी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर रहे हो, वो एक जस्ट अबव लेवल कैटेगरी एट्रीब्यूट को, डोमेन को बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि HR जो है वो इस पर्टिकुलर DGM को बिलोंग कर रहा है, या HR डायरेक्टली आप कह सकते हो कि GM कैटेगरीज में बिलोंग कर रहा है। नहीं, आप जो भी एक कैटेगरी को डिफाइन कर रहे हो वो एक ऊपर वाली कैटेगरी को बिलोंग करता है, जस्ट क्लोज और अबव दैट पर्टिकुलर रो। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं आपके एक्सेस की, कैसे आपको एक्सेस करना है अपने डेटाबेस, डेटा को कैसे एक्सेस करना है आपको हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में। ठीक है, तो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल की अपन ने बातें देख ली, कैसे एक्सेस करना है, कैसे रन करना है। उसकी थोड़ी लिमिटेशंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, कि लिमिटेशंस क्या क्या होने वाली है आपके हायरार्किकल की लिमिटेशंस रही तभी तो हम आगे वाले कोई मॉडल पे हम बढ़े, फिर उसकी भी कोई लिमिटेशंस रही तभी हम आगे मॉडल पे बढ़े, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हाथों हाथ अपन लिमिटेशंस भी डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले लिमिटेशन इसकी रही थी इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी अपन कैसे बोल सकते हैं,
अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अपन को, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आप लेवल्स अपन ने डिस्कस करे थे, फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड यूजर लेवल, यूजर व्यू लेवल, ठीक है। तो फिजिकल लेवल में अपन देख रहे थे हाउ डेटा इज स्टोर्ड, ठीक है, आपको सारा डेटा कैसे स्टोर करना है फिजिकल लेवल में देख रहे थे। अब इम्प्लीमेंटेशन, जब आप इस पर्टिकुलर ऑर्डर में, इस पर्टिकुलर मॉडल में आप अपना डेटा को स्टोर करोगे, तो आपको पता होना चाहिए, यूज़र से लेके डेवलपर से लेके डिज़ाइनर तक सबको पता होना चाहिए कि डेटा किस पैटर्न में स्टोर होने वाला है, ठीक है, क्या पाथ होगा। जैसे लेवल 1.1 का पाथ क्या है, पहले लेवल 1 फिर रूट, ठीक है। 1.2 का पाथ क्या है, लेवल 1 एंड देन रूट। ये आपको छोटा सा दिख रहा है क्योंकि अपन ने ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर छोटा बनाया। अगर आप मान लो कि एक इसके भी 5 चाइल्ड होते हैं, फिर इसके भी 5 चाइल्ड होते हैं, इसके भी सब 5 चाइल्ड होते हैं एंड सो ऑन, तो अपन इसको कैसे देखते हैं। तो इसकी जो पाथ डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो लेवल 1 का आपको, लेवल 1.2 का आपको ढूंढना है, लेवल 1.2 का आपको ढूंढना है, तो लेवल 1 को देखना होगा, लेवल 2 रूट एलिमेंट को देखना होगा। तो ये पूरा पाथ, ये पूरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपके लिए डिफिकल्ट पड़ जाती है। आपके डेवलपर्स को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, डिज़ाइनर्स को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, एज वेल एज आपको एज एन यूज़र भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको इन पाथ को कैसे एक्सेस करना है, इन पूरे नेविगेशन को कैसे देखना है, ठीक है। दूसरी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंस। यस, स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पर हायरार्कियल का ले लो या नेटवर्क का ले लो। स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंस क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो स्ट्रक्चर में, तो वो चेंजेस उस डेटाबेस की वर्किंग को इफेक्ट नहीं करने चाहिए। मान लो मैंने स्ट्रक्चर में चेंज किया, मैंने इसमें लेवल 2.3 भी ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने इस पर्टिकुलर लेवल में 2.3 भी ऐड कर दिया। अब स्ट्रक्चर में चेंज करने के बाद क्या मेरा डेटाबेस जैसी वर्क परफॉर्म कर रहा था, क्या वैसा ही वर्क परफॉर्म कर रहा है, उसी इंटीग्रिटी से परफॉर्म कर रहा है, उसी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहा है मेरा डेटाबेस, या अफेक्ट हो गया, ठीक है। तो यही होती है स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंसी, कि स्ट्रक्चर में कोई अगर हम चेंज करते हैं तो वर्किंग सिस्टम पे अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लैक है, स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि बहुत सारे सेगमेंट्स के डिफरेंट सब सेगमेंट्स होते हैं, तो अलग अलग सब सेगमेंट्स के अलग अलग नेविगेशन बार्स हो जाएंगे, अलग अलग तरह से आपको उनको नेविगेट करना पड़ेगा। अगर आपने कोई नया स्ट्रक्चर में एडिशन कर दिया या मॉडिफिकेशन कर दिया, तो पूरे सिस्टम को आपको बताना पड़ेगा कि हमने एडिशन किया या मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंसी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेटाबेस से अगर हम डील करें तो। क्योंकि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस यही है कि डेटाबेस में वैल्यूज़ एंटर करते जाओ और आपको पता नहीं पड़ना चाहिए, आपकी जो पूरी वर्किंग है डेटाबेस की वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यही तो हमारा इफेक्टिव डेटाबेस की डेफिनेशन है ना। तो ये क्या स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंसी है हमारे डेटाबेस में, हायरार्कियल में नहीं है, तो ये थोड़ा लैक कर गया। और तीसरी चीज़ प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहाँ पे देखो, जैसे आप ये तो अपन ने बोल दिया, अपने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो ग्रेजुएशन के टाइम पे आपने ये जो इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज़ अपन ने देखी होगी अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इनहेरिटेंस में अपन ये क्या करते हैं, जो भी पॉइंटर्स की हेल्प से अपन सारे क्लासेस और पेरेंट्स क्लासेस को रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंटर होगा, सब हर एक पर्टिकुलर नोड के सब पॉइंटर्स होते हैं, एक पॉइंटर के पास उसके पेरेंट का एड्रेस होता है, एक पॉइंट के पास उसका चाइल्ड का एड्रेस होता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग करते टाइम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी प्रोग्रामर है उसको पॉइंटर्स का कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ आना चाहिए, उसको कैसे डेटा एक्सेस होगा, कैसे डेटा मैनिपुलेट होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से एनकोडिंग करनी है कि कौन सा लेवल किस रूट लेवल से एसोसिएटेड है, उसका चाइल्ड कौन है, उसका सब चाइल्ड कौन है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसकी एक और लिमिटेशन है, इसकी प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। फोर्थ इसकी मेन ड्रॉबैक है अपनी इम्प्लीमेंटेशन लिमिटेशन, ठीक है। जैसे अपन ने डिस्कस किया, ये कौन सी रिलेशनशिप है, अपनी एक पेरेंट है और उसके मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, तो ये क्या हो गया, 1 to many रिलेशनशिप है ना। ये क्या हो गया अपना 1 to
मैनी रिलेशनशिप हो गए। एक पेरेंट है उसके मल्टीपल चाइल्ड्स है, फिर एक पेरेंट है उसके मल्टीपल चाइल्ड्स है। तो यहाँ पे एक और इम्प्लीमेंटेशन की लिमिटेशन लग जाती है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वन टू मैनी रिलेशनशिप ही चलती है, मैनी टू वन या टू टू मैनी ऐसी रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं चलती है। आपको एक चाइल्ड है उसके मल्टीपल रिलेशनशिप होंगे तो वो उसी पे ही काम कर सकता है। एक पेरेंट होना ज़रूरी है, मल्टीपल पेरेंट्स यहाँ पे नहीं हो सकते। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप हायरार्कियल डेटा मॉडल आपको समझ आया होगा। इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट पे, तो आप कहीं ना कहीं अटक सकते हो। लेकिन अगर इसके कंसेप्ट को अगर अपन ने समझ लिया कि क्या होती है स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंसी, क्या अपन की प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स की हेल्प से क्या ड्रॉबैक रह जाती है, तो ये सारी बातें आपको पता हो जाएंगी, तो आप सारे क्वेश्चंस को आराम से हैंडल कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, विच इज़ आर नेटवर्क मॉडल। यस, नेटवर्क मॉडल भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस पर्टिकुलर डेटा मॉडल्स में, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। नेटवर्क मॉडल क्या होता है, देखो यहाँ पे अपन ने देखा था, एक सेकेंड मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। यस, यहाँ पे अपन ने देखा था कि अपने सारे रूट लेवल, यहाँ रूट लेवल और उसके सब लेवल, यहाँ पे मैंने देखा था कि यहाँ पे सिर्फ वन टू मैनी रिलेशनशिप चल रही है। ये इसकी एक बहुत बड़ी ही ड्रॉबैक रही है। ठीक है, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप को ओवरकम करने के लिए हम आ गए अपने सेकेंड मॉडल पे, जो कि है अपना नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में क्या करने वाले हैं अपन फ्रेंड्स, मॉडल अलाउ ईच चाइल्ड टू हैव मल्टीपल पेरेंट्स। यस, ये अपनी ड्रॉबैक थी हायरार्कियल में, जो कि नेटवर्क में ओवरकम हो गई। अब क्या हो रहा है, एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर मैंने बोला एक दो क्लासेस हैं, उसमें मैंने दो सब क्लासेस हैं। ठीक है, दो सब क्लासेस हैं हर एक क्लास के, तो अब ये वाला जो है इसका मल्टीपल पेरेंट ये भी हो सकता है, और ये जो एलिमेंट है इसका पेरेंट ये भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, हायरार्कियल में एक ही पेरेंट हो रहा था, ये एक मेजर डिफरेंस है। अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पेरेंट्स हैं, देखो फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पेरेंट्स हैं, इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, ट्री लाइक स्ट्रक्चर की जगह ये एक नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये एक नेटवर्क में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर नहीं रहा, ये एक नेटवर्क या आप इसको कह सकते हो ग्राफ में कन्वर्ट हो गया। ग्राफ क्या होता है, नोड्स का कलेक्शन, डायरेक्शंस का कलेक्शन, है ना, यही ग्राफ होता है। ट्री एंड ग्राफ अपन आगे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, डोंट वरी। अगर आपको नहीं समझ आता है ट्री, बहुत ही इजी कंसेप्ट से अपन पढ़ेंगे, आप बिल्कुल रेड ब्लैक ट्री हो, कोई सा भी ट्री आसानी से बना भी लोगे और उसकी एल्गोरिथम को भी फ्रेम कर लोगे। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे देखा एक मल्टीपल चिल्ड्रन हैं, अब बैक टू दिस टॉपिक, एक पर्टिकुलर चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हैं, तो ये क्या हो गया, एक नेटवर्क के फॉर्मेट में क्रिएट हो गया। तो नेटवर्क के फॉर्मेट में जब क्रिएट हो गया तो वो कौन सा मॉडल कहलाएगा, अब अपना नेटवर्क मॉडल। It helps you to address the need to model more complex relationships like many to many relationships। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होती है many to many। प्रीवियस हायरार्की में वन टू मैनी था, जो कि सिर्फ हायरार्की कर पा रहा है। नेटवर्क मॉडल में मैनी टू मैनी का इनिशियलाइजेशन हो गया। इन दिस मॉडल एंटिटीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन ग्राफ विच कैन बी एक्सेस थ्रू सेवरल पाथ्स। ठीक है, अब मान लो कोई भी एंटिटी है, इसको मेरे को लेना है, तो ये एक्सेस अब इस पर्टिकुलर पेरेंट से भी हो जाएगा और इस पेरेंट से भी हो जाएगा। ये चाइल्ड एलिमेंट मेरा एक्सेस इससे पेरेंट से भी और दूसरे पेरेंट से भी हो जाएगा। तो अब कोई भी नोड को एक्सेस करने के मल्टीपल पाथ जनरेट हो गए हैं। ठीक है, अलग अलग पाथ से आप उसको जनरेट कर सकते हो, इससे आपका टाइम जो भी वेस्ट हो रहा है वो सही हो जाएगा। नेटवर्क मॉडल अलाउ फॉर मोर देन वन सेट, दैट इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। एक से ज़्यादा सेट यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो। अगर इसका डायग्रामेटिक अप्रोच देखें फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे हो, देखो जैसे स्टोर है, एक एलिमेंट एक रूट हो गया, वो कस्टमर, मैनेजर एंड सेल्समैन, तीन उसको सब क्लासेस में, हमने क्लासेस नहीं बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाएंगे, तीन इसको सब एट्रीब्यूट, सब डोमेन्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया एंटिटीज़ में, कस्टमर, मैनेजर एंड सेल्समैन। ठीक है, फिर कस्टमर, ऑर्डर एंड आइटम्स। कस्टमर भी, ऑर्डर का जो पेरेंट है वो कस्टमर भी ऑर्डर कर सकते हैं, मैनेजर्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, सेल्समैन भी ऑर्डर को एक्सेस कर सकते हैं, आइटम्स को सेल्समैन ही कर सकते हैं। कोई एक और एट्रीब्यूट बना लो जिसको मैनेजर भी कर ले और सेल्समैन भी एक्सेस कर ले। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो गया, नेटवर्क क्रिएट हो गया, आपका ये एक ग्राफ क्रिएट हो गया, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सेट विच शुड हैव एटलीस्ट 2 रिकॉर्ड्स। पहले एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर था, उसको हम सिंपल ट्री लाइक में रिप्रेजेंट करते हैं। नेटवर्क मॉडल को हम सेट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। मार्क माई वर्ड, सेट, ठीक है। सेट आपने मैथ्स में पढ़ा था ना, सेट्स वाला, ये सिंपल ऐसे अपन सेकेंड यस, सिंपल सेट के फॉर्मेट में अपन रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में 1 2 3 4 सेट्स में, ठीक है। तो नेटवर्क मॉडल आपके सेट्स में आप इसको डिनोट करते हो। ऐसे एनटीए में क्वेश्चन आ चुका है, मैंने दिया था जब, कि सेट के फॉर्मेट में कौन सा डेटा मॉडल रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इट इज़ व्हाट, नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में सेट के रिप्रेजेंटेशन से करते हैं, जैसे आप देखो, और एटलीस्ट 2 रिकॉर्ड्स वहाँ पे होने ही चाहिए। एक तो आपकी प्रॉपर्टी हो गई ओनर, जैसे पेरेंट हो गया, स्टोर हो गया, और एक प्रॉपर्टी, एक एंटिटी हो गई आपकी मैनेजर, जो कि है आपकी चाइल्ड। अब यहाँ पे आप मल्टीपल चाइल्ड्स एसोसिएट कर सकते हो, जैसे इसका मल्टीपल चाइल्ड एसोसिएट कर सकते हो, या फिर मल्टीपल पेरेंट भी एसोसिएट कर सकते हो। इसको किसके फॉर्म में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, सेट के फॉर्म में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं नेटवर्क मॉडल को, ठीक है। ये हो गई अपने नेटवर्क मॉडल की बात फ्रेंड्स। यहाँ पे भी लिमिटेशंस रह गई कुछ, जिसको हमने ओवरकम किया हमारे नेक्स्ट मॉडल में। सबसे पहले हायरार्की लिया, उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम कर दिया हमने। मैनी टू वन वाली लिमिटेशन, 1 to मैनी वाली लिमिटेशन को ओवरकम किया हमने अपने इस मॉडल में, जो कि है नेटवर्क मॉडल, सेट में रिप्रेजेंटेशन करके। अब इसकी क्या लिमिटेशंस रह गई थी जो हमको ओवरकम करनी है नेक्स्ट मॉडल में? क्या क्या लिमिटेशंस थी अपनी? सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई यहाँ पे? देखो आप, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ जाएगी जब एक पर्टिकुलर एंटिटी के मल्टीपल पेरेंट्स क्रिएटेड हो जाएंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर का मल्टीपल पेरेंट्स क्रिएट हो जाएगी। हमने कॉम्प्लेक्सिटी तो इंक्रीज कर ली, लेकिन हम इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं? सेट्स के फॉर्म में। सेट का फॉर्म में हम इसको मैनेज कर रहे हैं, इसको एक्सेस कर रहे हैं, विच इज़ नॉट सो एफिशिएंट। तो जैसे जैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, इसको मैनेज करने के पास हमारे पास टूल्स नहीं है, तो ये यूज़र फ्रेंडली नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर जो मॉडल है अपना, कॉम्प्लेक्सिटी तो इंक्रीज कर रहा है टाइम टू टाइम, मल्टीपल पेरेंट्स आ रहे हैं, मल्टीपल चिल्ड्रन आ रहे हैं, लेकिन यूज़र फ्रेंडली ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसकी दूसरी मेन डिसएडवांटेज, अब मेन लिमिटेशन, वो ही है स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस, ठीक है। मैंने प्रीवियस हायरार्की में भी इसकी ये डिसएडवांटेज बताई थी, यहाँ पे भी डिसएडवांटेज रह गई है स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस की। क्या है स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस? कि स्ट्रक्चर में कोई आप चेंज कर रहे हो, अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपने चेंज किया है, तो उस डेटाबेस के वर्किंग में कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे एक और चाइल्ड ऐड किया, इधर एक और चाइल्ड ऐड किया, इधर एक और पेरेंट ऐड किया, तो पेरेंट ऐड करने के बाद या चाइल्ड ऐड करने के बाद मेरे डेटाबेस को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा डेटाबेस जिस पर्टिकुलर वर्किंग में काम कर रहा था, इंटीग्रिटी में काम कर रहा था, एफिशिएंसी में काम कर रहा था, उसी एफिशिएंसी में, उसी इंटीग्रिटी में मेरा डेटाबेस काम करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या एक और मेन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक रह गई आपकी? स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस, ठीक है। स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस को फाइनली हमने अपने थर्ड मॉडल में ओवरकम किया, जो है आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ठीक है। कौन सा मॉडल है आपका? रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। वहाँ पे मैनी 1 to मैनी को ओवरकम किया अपन ने नेटवर्क में, सेट्स के फॉर्म में। अब दोनों की जो कॉमन डिसएडवांटेज थी, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंसी, उसको अपन ने ओवरकम करना चाहा अब रिलेशनल मॉडल में। रिलेशनल मॉडल में क्या हो रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनल मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है आपके डेटाबेस का। हम एसक्यूएल पढ़ेंगे, ओरेकल पढ़ेंगे, तो वो सारी आपके रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड ही डेटाबेस की टेक्निक्स हैं, ठीक है। पहले आपको रिलेशनल मॉडल समझना है क्या होता है। रिलेशनल मॉडल में हमने क्या किया? हमने अपने डेटा को ना तो हमने नेटवर्क के फॉर्म में स्टोर किया, ना हमने हायरार्कियल डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर किया। हमने अपने डेटा को रिकॉर्ड्स के फॉर्म में स्टोर किया,
ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक डेटाबेस में पहले अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, एक डेटाबेस में एक ही रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है, स्टोर का रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है। पहले वाले में ऑर्गेनाइजेशन में एक ही डेटाबेस में एक ही रिकॉर्ड स्टोर हो रहा था, उसमें मल्टीपल क्लासेस थे, मल्टीपल लेवल्स थे। यहाँ पे हमको क्या करना है, रिलेशनल मॉडल में हमने डेटाबेस में वैल्यूज़ को, डेटाबेस में हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि एक डेटाबेस को, यस, मान लो हमारा एक डेटाबेस है, ठीक है, एक डेटाबेस है हमारा, अरे ये यस, मान लो हमारा एक डेटाबेस है, उसमें हमने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। ये दोनों रिकॉर्ड्स आपस में रिलेटेड होने चाहिए प्लस कनेक्टेड होने चाहिए। कैसे कनेक्ट होंगे, किसी भी रिलेशंस के बेस्ड पे। ठीक है, कैसे कनेक्ट होंगे, किसी भी रिलेशंस के बेस्ड पे। रिलेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, रिलेशंस अपन अपने डिस्कस करेंगे। कीज़ आपने सुना ही होगा, अपने ग्रेजुएशन में अपन डेटाबेस में सुना होगा, अपने कीज़ होती हैं, प्राइमरी कीज़, फंक्शनल कीज़, फॉरेन कीज़, कंपोजिट कीज़, कैंडिडेट कीज़। ये सारी कीज़ अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। कीज़ जब तक आपको समझ नहीं आती कि क्या कौन सी की का क्या काम होता है, तब तक कोई मतलब नहीं आप डेटाबेस में कितनी मगजमारी कर लो। ठीक है, तो बात आते हैं रिलेशनल मॉडल में। रिलेशनल मॉडल में हमने क्या करना स्टार्ट किया, एक ही डेटाबेस में हमने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को स्टोर करना शुरू कर दिया। उन दो रिकॉर्ड्स को हमने किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी से, रिलेशनशिप से कनेक्ट किया। कीज़ कह सकते हो आप, कीज़ के बेसिस पे, यानी कि फॉरेन कीज़ कंसेप्ट याद होगा अगर आपको, कोई भी कीज़ के याद नहीं है तो इट्स ओके, अपन डिस्कस करने ही वाले हैं। ठीक है, उन रिकॉर्ड्स को हमने किसी कीज़ के बेसिस पे कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि हम जो डेटा एक्सेस करेंगे अब हमारे डेटाबेस में से, वो कोई से भी रिकॉर्ड में से कर सकते हैं, बस हमको उसकी की का पता होना चाहिए। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस इज मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस मॉडल, बहुत ही यूज होता है, जैसे मैंने आपको बोला रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट इसीलिए है क्योंकि ये एसक्यूएल को यूज़ कर रहे हैं, आगे अपन देखेंगे। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजिंग डेटा इन रोज एंड कॉलम्स ऑफ टेबल्स। ठीक है, एक डेटा को हमने रिकॉर्ड्स में स्टोर करना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड्स हमारे कैसे होते हैं आपको पता है, रोज एंड कॉलम्स में। ठीक है, एक रिकॉर्ड में हमने रोज एंड कॉलम्स में अपने डेटा को इंसर्ट करना स्टार्ट किया। रोज में हमने एक वैल्यू इंसर्ट करी, कॉलम्स में हमने दूसरी वैल्यूज इंसर्ट करी, नॉर्मलाइज कर दिया हम अपने डेटा को। कहाँ पे हमारा डेटा एक जगह पड़ा था रैंडम ऑर्डर में, अब हमने अपने डेटा को नॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड्स देखो, नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आने वाला है। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, जैसे कोई भी आपका पड़ा है, जैसे वार्डरोब है, उसमें कपड़े पड़े हुए हैं भूस की तरह। ठीक है, हम कहते हैं कि वो उन कपड़ों को हमको नॉर्मलाइज तरीके से समझाना है, नॉर्मलाइज तरीके से अरेंज करना है। तो कैसे करोगे, शर्ट्स एक तरफ करोगे, पैंट्स एक तरफ करोगे, फिर आपके कोई बाहर वाले कपड़े एक तरफ करोगे, घर में रहने के कपड़े एक तरफ करोगे, है ना। तो ये क्या किया आपने, अपने कपड़ों को नॉर्मलाइज कर लिया। ऐसे ही आपको आपके डेटाबेस में डेटा को नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेप कहाँ से, नॉर्मलाइजेशन की फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी, रिलेशनल मॉडल। प्रीवियस मॉडल में हम अपने डेटाबेस को नॉर्मलाइज नहीं कर रहे थे, उसको हम सिंपली लेवल वाइज रख रहे थे। यहाँ पे हमने नॉर्मलाइज करना स्टार्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप्स। ठीक है, नॉर्मलाइज किस पे करा आपने, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप्स। Relational models stored in fixed structures and same data tables can be viewed in different ways. ठीक है, इस पर्टिकुलर टेबल में आपने वैल्यूज स्टोर करी, इस पर्टिकुलर वैल्यूज स्टोर करी। वैल्यूज को इंस्टेंसेस भी बोल सकते हैं, इंस्टेंसेस को अलग अलग इंस्टेंसेस को अलग अलग रिकॉर्ड में स्टोर किया और अलग अलग तरीके से उनको आप देख पा रहे हो। ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड अलग तरीके से देखेगा, ये रिकॉर्ड उन वैल्यूज को अलग तरह से देखेगा। आगे एग्जाम्पल से समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। Most important advantage of relational DBMS is now it is enable structured independence and ad hoc query with the help of SQL. ठीक है, जैसे मैंने बोला रिलेशनल मॉडल SQL स्ट्रक्चर्ड क्वायरी लैंग्वेज पे काम करता है। वहाँ पे कोई लैंग्वेज नहीं थी हमारी नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल में, वहाँ पे कोई भी हमारी लैंग्वेज नहीं थी। यहाँ पे SQL हमारा काम कर देता है।
एसक्यूएल आप जो भी वैल्यूज़ को इंसर्ट करोगे ना वो ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, एक एक टूल है अपने पास एसक्यूएल, जो आपके डेटा को अरेंज भी कर देगा रिकॉर्ड्स में और उसमें रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश्ड भी कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो रिलेशनल क्या हो गए, अपने मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो गए। एक तो हो गया आपके पास स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी एंड स्टूडेंट आईडी में दोनों चीज़ें हो गई, सब्जेक्ट और स्टूडेंट। ठीक है, एक में तो सिर्फ आपके नेम और एज सेव्ड हो गए स्टूडेंट्स के, एक में आपके सब्जेक्ट आईडी के अकॉर्डिंग टीचर अलॉट एक टेबल में वो वैल्यूज़ को स्टोर कर ली, और दूसरी में स्टूडेंट प्लस स्टूडेंट का नाम, कौन सा सब्जेक्ट है, उसके मार्क्स को स्टोर कर लिया। ठीक है, ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो अपन समझेंगे एसक्यूएल में, समझेंगे इसमें ये प्राइमरी की, फॉरेन कीज़ को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे टेबल क्रिएट होगी, कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स, कौन कौन सी वैल्यूज़ को आपको माइंड में रखना है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनल का एक मतलब समझ लो कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डेटा रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं टू फॉर्म अ वन डेटाबेस। एक डेटाबेस में अलग अलग रिकॉर्ड्स स्टोर करे जा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टोर करे जाते हैं। वन डेटाबेस कैन हैव मल्टीपल टेबल्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे एक और अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ईच टेबल इज एन एप्लीकेशन एंटिटी। ठीक है, हर एक टेबल को हम बोल सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर डेटाबेस की क्या है, एप्लीकेशन एंटिटी। ईच रो इन टेबल रिप्रेजेंट इंस्टेंसेस। ठीक है, हर एक पूरे डेटाबेस में तो रिकॉर्ड्स हो गए, एप्लीकेशन एंटिटीज हो गई, और हर एक एप्लीकेशन एंटिटी में हर एक रो में आपके क्या है, इंस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो आप। ठीक है, तो हर एक डेटाबेस में तो आपकी एप्लीकेशन एंटिटीज हो गई और हर एक रो में आपके इंस्टेंसेस हो गए। इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने ये पॉइंट इंक्लूड करा है। एप्लीकेशन एंटिटीज़ क्या होती हैं, इंस्टेंसेस आपके रिलेशनल ऑब्जेक्ट में किसको स्टोर करता है, क्या वैल्यूज़ को स्टोर करता है, कौन सी रोज में करता है, कॉलम्स में करता है, ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं। अपन सेशन के लास्ट में डिस्कस भी करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, ईच रो इन टेबल्स रिप्रेजेंट इंस्टेंसेस। तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे मान लो मैंने बुक ली और एक डिस्ट्रीब्यूटर टेबल ली, तो बुक टेबल है मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूटर टेबल है, बुक की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, डिस्ट्रीब्यूटर टेबल के पास एक अलग डिस्ट्रीब्यूटर की इन्फॉर्मेशन है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अलग अलग डेटा टेबल्स हो गए, वो दोनों आपस की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका रिलेशनल एस्पेक्ट्स। यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। कैसे ख़त्म होती है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई नेविगेशन की बात ही नहीं है। यहाँ पे अगर मैं एक और इंस्टेंट ऐड कर दूँ तो क्या इसकी वर्किंग पे फ़र्क पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी। इस पर्टिकुलर टेबल में मैं एक और वैल्यू ऐड कर दूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या सब्जेक्ट आईडी या स्टूडेंट मार्क्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे नेविगेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है आपका, एक मिनट, यहाँ पे आपका क्या नहीं हो रहा है, नेविगेशन आपका अब यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, वहाँ पे हम नेविगेशन कर रहे थे, इसीलिए आपको हर एक पाथ की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब कोई एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करते हो तो नेविगेशन में भी मॉडिफिकेशन करोगे। यहाँ पे नेविगेशन नहीं हो रहा है, एसक्यूएल की हेल्प से ऑटोमेटिकली हमने रिलेशनशिप बताया और टेबल्स कनेक्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे एक और चीज़, एक और मेन बात है इसकी, एड हॉक क्वेरी। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपने प्रीवियस स्लाइड में अपन देखें तो यहाँ पे अपन क्लियर कर लेते हैं इसको अपन। यस, यहाँ पे अपन ने देखा एड हॉक क्वेरी और स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंस, दो इसकी मेन एडवांटेजेस हैं। क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस तो अपन ने समझ ही ली, यहाँ पे नेविगेशन नहीं है। तो एड हॉक क्वेरी क्या होती है फ्रेंड्स, एड हॉक क्वेरी क्या है, बेसिकली व्हाट डेटा यू वांट, नो नीड टू डू हाउ डेटा यू वांट। ठीक है, एड हॉक क्वेरीज, आपको क्या डेटा चाहिए ये ज़रूरी है जानने के लिए। एज एन यूज़र मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि मुझे क्या डेटा चाहिए, मुझे इस बात से कोई रिलेशन नहीं है कि मुझे वो डेटा कैसे मिलेगा, कैसी टेबल में जाएगा, कौन सी सब टेबल में जाके उस एक्सेस करेगा, वो डेटा मुझे देगा, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या मतलब है, मुझे सिर्फ ये मतलब है कि मुझे क्या डेटा चाहिए। मैंने बोला
मुझे इस पर्टिकुलर टेबल में सब्जेक्ट स्टूडेंट आईडी जिसका नाम सिकॉन है, थर्ड आईडी वाला बच्चे का मार्क्स चाहिए मुझे, ठीक है। अब मैंने तो बोल दिया मुझे मार्क्स चाहिए बस। अब आप एसक्यूएल में सिंपल एक क्वायरी अपडेट करोगे और वो आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो ये क्या होती है एडहॉक क्वायरी। आपको फंक्शनिंग के वर्क कैसे कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। पहले नेटवर्क और हायरार्किकल में आपको पता होना चाहिए एज एन यूज़र, आपको पता होना चाहिए कि कैसे पाथ को एक्सेस करोगे, किस पाथ पे लेवल 1.2 से लेवल 2 पे कैसे जाओगे, 1 पे कैसे जाओगे एंड सो ऑन। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल आपको रिलेशनल एसक्यूएल ट्रांसलेट करके दे देगा जो भी आपका आउटपुट है, ठीक है। अगेन एसक्यूएल में एक और प्रॉपर्टी होती है कि आपने जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी क्वायरी बोली उसको अपने आप वो टेक्निकल कोड में कन्वर्ट करेगा और उस पर काम करने लग जाएगा। एसक्यूएल अपन पढ़ेंगे तो और डेप्थ में आपको ये समझ आएगा कि कैसे काम करता है अपना एसक्यूएल, क्या क्वायरीज होती हैं, क्या क्वायरीज का सिंटेक्स होता है। इसके प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको कुछ सेट ऑफ एसक्यूएल की कमांड्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, तो अगर आपको चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो देखना ज़रूर। प्लेलिस्ट में जाना, काव्या अपने इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना और वीडियोस लेक्चर बाय कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस बाय काव्या गौड़ में जाना। 3 वीडियोस अपन ने अपलोड किए हैं। एक में अपन ने स्ट्रैटेजी पैटर्न बताया, एक में अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना। उसमें मैंने आपको एसक्यूएल कमांड्स की बात थोड़े सब बताया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, तो उस वीडियो को आप देख लोगे तो थोड़ा ब्रीफ आइडिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स अपनी रिलेशनल मॉडल की। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी इसकी भी लिमिटेशंस की, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस क्या रह गई थी जिसको अपन को ज़रूरत पड़ी नेक्स्ट अपने मॉडल में ओवरकम करने की। क्या लिमिटेशन है फ्रेंड्स अपनी? सबसे पहले अपनी लिमिटेशन जो होने वाली है वो है अपनी हार्डवेयर ओवरहेड्स, ठीक है। हार्डवेयर ओवरहेड्स क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला एक डेटाबेस में मल्टीपल रिकॉर्ड सेव करने वाले अपन, ठीक है। एक डेटाबेस में जैसे यहाँ पे तो आपको सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, इसलिए आपको लगता है क्या ये, तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स हैं, हर एक रिकॉर्ड में कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग से हार्डवेयर चाहिए, आपको चिप चाहिए, आपको मेमोरी कार्ड्स चाहिए, आपको रैम रोम बड़ी चाहिए, प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी चाहिए। तो हार्डवेयर की आपको एक लिमिटेशन हो सकती है कि हार्डवेयर ओवरहेड्स आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स आपको एज कंपेयर टू प्रीवियस 2 मॉडल्स ज़्यादा चाहिए हो सकती है, ठीक है। दूसरी आपको क्या ड्रॉबैक रह सकती है? इंफॉर्मेशन आइलैंड फिनोमिनन। यस, अगेन आई एम इंक्लूडिंग दीज टेक्निकल टर्म्स बिकॉज आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें टेक्निकल टर्म्स से ही बोलता है, ठीक है। हमको टेक्निकल टर्म्स का मतलब नहीं पता होता है, हमको उन टेक्निकल टर्म्स का मतलब तो पता होता है लेकिन उन टेक्निकल टर्म्स को कहते क्या है वो नहीं पता होता है, ठीक है। जैसे हमने स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंस देखा, इंफॉर्मेशन आइलैंड फिनोमिनल अभी हम देखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है, सेट पे क्या बोलना चाह रहा है, तभी तो आप उसको कनेक्ट करोगे ना। टेक्निकल टर्म्स पे ज़्यादा ध्यान दिया करो फ्रेंड्स, क्योंकि यूजीसी नेट में यही क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बस वो टेक्निकल टर्म्स में बोल देता है तो आपका दिमाग थोड़ा घूम जाता है। घुमाने की ज़रूरत नहीं है, अपन टेक्निकल टर्म्स पे ही काम करें। इंफॉर्मेशन आइलैंड फिनोमिना क्योंकि हमारे एक डेटाबेस में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स में इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो उस सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो चांसेस हैं कि वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन की वजह से रिडंडेंसी क्रिएट हो जाए, इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट हो जाए, डुप्लीकेशन क्रिएट हो जाए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक ही टेबल में क्रिएट करोगे, एक ही डेटाबेस में स्टोर करोगे, तो ऑब्वियसली इतने ज़्यादा आपको कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ आएंगी, इंफॉर्मेशन की रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है, आपको रिप्लिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो वो क्या फिनोमेना होता है आपका? इंफॉर्मेशन आइलैंड फिनोमेना, की इंफॉर्मेशन का आइलैंड क्रिएट हो गया है, उसको कैसे मेंटेन करो। थर्ड, एक मेन जो लिमिटेशन है इसकी, फेल टू मैनेज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपके कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को ये वापस से बहुत ज़्यादा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डेटाबेस है, उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, उसको मैनेज करना है, लेकिन अगर वहाँ पे मल्टीपल डेटाबेस के साथ आपको डील करना पड़ा, या एक डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स के साथ आपको डील करना पड़ा, तो वहाँ पे जाके अगेन हमारा रिलेशनल मॉडल फेल हो जाता है। इसकी एक ही ड्रॉबैक है, सिंपल कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ये नहीं मैनेज कर पाता। तो उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमने कौन से मॉडल को इनिशियलाइज किया? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ठीक है। लास्ट मॉडल है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में नाम से आपको पता पड़ रहा होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, हमने उसको जो भी हमारा रिकॉर्ड्स हैं हमने उनको क्लासेस के फॉर्म में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया,
ठीक है। क्लासेस की फॉर्म में आपने इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो सुना ही होगा। क्लासेस होती हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग में। वैसे ही आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी करना है। अब हमने क्या किया, हमने क्लासेस क्रिएट करी, क्लासेस में हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे और ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से हमने रिलेशंस बनाए अलग अलग रिकॉर्ड्स के, ठीक है। उन क्लासेस की हेल्प से अगर हमने अब रिलेशंस बनाए हैं तो हमको अब उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना बहुत ही आसान हो गया। हमारा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिस्टम आने दो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिस्टम ने हमें उसको क्लासिफाई कर दिया क्लासेस में, क्लासेस को सिंप्लीफाई कर दिया ऑब्जेक्ट्स में, और हमने हर डेटा को एक्सेस करना ऑब्जेक्ट या क्लासेस की हेल्प से करना स्टार्ट कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स भी अब हम कर पा रहे हैं, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल डेटा स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सारे डेटा जो भी स्टोर होता है वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। स्ट्रक्चर विच इज द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड क्लासेस विच डिस्प्ले डेटा विद इन इट, ठीक है। क्लासेस में हम आपका सारा डेटा को डिस्प्ले करने वाले हैं, ठीक है। क्लासेस में आप डेटा डिस्प्ले करने वाले हो। डिफाइंस द डेटाबेस एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच स्टोर्स बोथ डेटा मेंबर्स वैल्यूज एंड ऑपरेशंस, ठीक है। उन क्लासेस में आप डेटाबेस की ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हो एज वेल एज उनका बिहेवियर भी स्टोर कर सकते हो। बिहेवियर यानी कि वो क्या ऑपरेशन स्टोर करने वाले हैं। आपको याद हो तो आपकी क्लासेस क्लास C++ की या C की क्लास याद करो, उसमें क्या करते हो आप मेंबर फंक्शंस भी लेते हो और मेंबर्स को इनिशियलाइज भी करते हो, ठीक है। वेरिएबल्स भी इनिशियलाइज करते हो, इंट एक्स फ्लोट वाई, और उसके बाद आप मेंबर फंक्शन मेथड्स भी इंक्लूड कर देते हो। डिस्प्ले हो गया, शो मेथड हो गया, कोई सा भी मेथड हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे मेंबर्स भी ले रहे हैं, वेरिएबल्स भी ले रहे हैं और मेथड्स भी ले रहे हैं, दोनों चीज़ ले रहे हैं क्लासेस में। तो ऐसे ही डेटाबेस की क्लासेस में भी हम डेटा मेंबर वैल्यूज़ भी लेंगे और क्या ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करने वाले हैं, क्या रिलेशंस हम उनके साथ परफॉर्म करने वाले हैं, हम उस क्लास में वो भी डिस्क्राइब कर देंगे, ताकि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी अब हमको सिंप्लीफाइड तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। एक और बहुत ही अच्छी चीज़, इसका बहुत ही अच्छा एडवांटेजेस है कि ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस मतलब आप इसमें ऑडियो वीडियोस भी स्टोर कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप डेटा फॉर्मेट में ही स्टोर करोगे अपनी इन्फॉर्मेशन को, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑडियो के फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हो, वीडियो के फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हो, प्लस आप मल्टीपल इंफॉर्मेंबर भी स्टोर करो, ऑडियो भी स्टोर करा हुआ है, डेटा भी करा हुआ है, वीडियो भी स्टोर करा हुआ है एक क्लास में, ठीक है। मेंबर फंक्शंस भी हैं, फंक्शन वैल्यू मेंबर वैल्यूज भी हैं, डेटा मेंबर्स भी हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक क्लास हो गई। अब उसको एक्सेस करना हमारे लिए कितना आसान हो गया। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ठीक है फ्रेंड्स। इसका अपन डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा हो सकता है कि एक हमारे पास टेबल है, ये ईजीएस्ट लिए हैं मैंने आपको बेसिक के लिए, अपन आगे पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में तो आपको और थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। एक आपकी टेबल है, ठीक है, उसके एक कस्टमर की बैंक अकाउंट, आपको एड्रेस, उसका बिलिंग, दूसरी ब्रांच का एड्रेस, ठीक है। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, उस ऑब्जेक्ट को हमने डिफरेंट रिकॉर्ड्स के साथ कनेक्ट करा, रिलेट करा, ठीक है। वेयर एज रिलेशनल मॉडल्स में क्या कर रहे थे, हम अलग अलग पूरे के पूरे टेबल्स क्रिएट कर रहे थे और उन टेबल्स की कोई एक एट्रीब्यूट्स को कनेक्ट कर रहे थे। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट में हमने उसको ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट से हम डायरेक्ट कोई सी भी टेबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये पूरे चारों के चारों डेटा मॉडल समझ आए होंगे। अगर आपको उन मॉडल्स में से कुछ भी डाउट हो रहा है या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि कम एक्सप्लेनेशन है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन करो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी तो अपन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट को पक्की करने वाले हैं कि 11 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 22 मार्क्स हमारे कहीं नहीं गए, ठीक है। आगे अपन सारी यूनिट्स डिस्कस करने वाले हैं, फिर हर एक यूनिट, हर एक पर्टिकुलर सेशन में हर टॉपिक के बाद भी अपन क्वेश्चंस लेते हैं। अपनी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, कोई एक डेटाबेस जैसे अपनी कंप्लीट हो जाएगी कुछ दिनों में, तो अपन मैराथन सेशंस भी रखने वाले हैं। उसमें अपन सारे पिछले साल के यूजीसी नेट के क्वेश्चंस, इस यूनिट के कौन कौन से क्वेश्चंस आए वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, है ना। चलो क्वेश्चन ऑफ द डे आज के डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डेटा मॉडल, आया हुआ है यूजीसी नेट में। आपको आई डोंट थिंक कि आपको इनमें ऑप्शंस की भी ज़रूरत होगी, आप डायरेक्ट बोल सकते हो कौन सा है, जल्दी से बोल दो। क्या रिलेशनल है,
क्या हायरार्कियल है, क्या फिजिकल है, क्या नेटवर्क है। ठीक है, कौन सा मॉडल है आपके पास, पता ही है आपको, आंसर इज हायरार्कियल। सबसे पहले कौन सा आया था, हायरार्कियल डेटाबेस मॉडल इनिशियलाइज हुआ, फिर हमारा बाद के डेटाबेस मॉडल आगे आए। ठीक है, क्या ड्रॉबैक रह गई थी उनमें, ये आपको सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इन अ हायरार्कियल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज, हायरार्कियल मॉडल में रिकॉर्ड्स किसके बेसिस पे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ग्राफ पे, लिस्ट में, लिंक्स पे, या फिर ट्री में। हायरार्कियल, यहाँ पे देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो फ्रेंड्स, और फिर एलिमिनेशन मेथड पे चला जाया करो। हायरार्कियल मॉडल, ठीक है, सबसे पहला ग्राफ था क्या, ग्राफ में शायद नेटवर्क मॉडल्स को यूज कर रहे थे हम। लिस्ट थे क्या, लिस्ट में हम रिलेशनल्स को यूज कर रहे थे। लिंक्स थे क्या, लिंक्स में हम ऑब्जेक्ट्स को देख रहे थे। ट्री था क्या, यस ट्री था, क्योंकि हायरार्कियल एक ट्री टाइप का फॉर्मेट था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलेक्शन ऑफ टेबल्स टू रिप्रेजेंट बोथ डेटा एंड रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब्ड बाय। ठीक है, टेबल्स में जिसमें दोनों होगा, डेटा और रिलेशनशिप दोनों का डिस्क्राइब करेंगे। कौन से मॉडल में कर रहे हो, रिलेशनल मॉडल में कर रहे हो क्या। एंटिटी ईआरडी डायग्राम ऑब्जेक्ट का टाइप होता है, अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एंटिटी रिलेशनल मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग का टाइप है ये। नेटवर्क मॉडल में होता है क्या, एंटिटी मॉडल में होता है क्या। ठीक है, किस में आप अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेटा और रिलेशनशिप्स को, हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनल मॉडल में। ठीक है, रिलेशनल मॉडल में आपको ध्यान होगा तो एक ही डेटाबेस में मल्टीपल रिकॉर्ड्स रख रहे थे, उनको कीज की हेल्प से डेटा को रिलेशनशिप में मर्ज कर रहे थे। तो कौन सा मॉडल हो गया आपका करेक्ट आंसर, रिलेशनल मॉडल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लो फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मेथड। ठीक है, अगेन हायरार्कियल में आप रिकॉर्ड को कर रहे थे, रिकॉर्ड पे काम करना था हमको। नेटवर्क पे रिकॉर्ड बेस, यानी कि खुद के अपने ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं आप, रिकॉर्ड के बेस्ड पे किस मॉडल में काम कर रहे हो। ठीक है, नेटवर्क मॉडल में रिकॉर्ड के बेस पे काम कर रहे हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, ईआर में, या नन ऑफ दीज। नेटवर्क मॉडल में क्या कर रहे थे हम, ग्राफ के फॉर्मेट में कर रहे थे, है ना। तो ग्राफ के फॉर्मेट में रिकॉर्ड में जो वैल्यूज है, रिकॉर्ड में जो डेटाबेस है उसके मेथड, उसी पे ही हम निर्भर थे। यस, हम नेटवर्क मॉडल में रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल था हमारा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में लिंक्स पे थे, आप याद करो तो अपन ने डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट्स में थे। हमने क्या किया, सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने क्लासेस के फॉर्मेट में स्टोर करना शुरू कर दिया, उसमें मेंबर फंक्शंस भी डाले और मेथड्स भी डाले। ठीक है, तो हमने उसमें लिंक्स में, हमको रिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं है। ईआर मॉडल ऑब्जेक्ट का ही टाइप है, तो वहाँ पे हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स अपना, नेटवर्क मॉडल, क्योंकि रिकॉर्ड पे हम हायरार्कियल पे डिपेंडेंट थे और नेटवर्क में डिपेंडेंट थे। रिलेशनल में भी हम रिकॉर्ड पे डिपेंडेंट हैं, तो रिकॉर्ड पे, नेटवर्क, हायरार्कियल और रिलेशनल, तीन मॉडल्स में आप रिकॉर्ड बेस पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट मीन्स टू हाइड अ सर्टेन डिटेल ऑफ हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड मेंटेन। हाइड अ सर्टेन, यहाँ पे आपने याद करो, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हाइडिंग ऑफ डेटा क्या था, इंटीग्रिटी, आइसोलेशन, नन ऑफ दीज, या एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, हाइडिंग ऑफ डेटा किसका पार्ट है आपका, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या कहता है कि यूजर को सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन दिखाओ जितनी यूजर को जरूरत है। ठीक है, यूजर को सिर्फ उसका आउटपुट मिलना चाहिए, उसको इससे कोई मतलब नहीं होगा कि उस आउटपुट के लिए कौन से प्रोग्राम हमने बनाए, कौन सा कोड लिखा है, कौन सा फंक्शन डाला है, कौन सी लूपिंग चलाई है, उससे यूजर को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यूजर को क्या मतलब होना चाहिए, उसके आउटपुट से। ठीक है, तो ये कैपेबिलिटी जो यूजर से उसके आउटपुट को छुपाती है, उसको अपन, यूजर से उसकी अनवांटेड इंफॉर्मेशन को छुपाती है, उस कैपेबिलिटी को अपन बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये आई थिंक ये सॉरी है, इसका गलत है, हाइडिंग का आंसर होगा अपना ए, विच इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा मॉडल इज अ कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा। डेटा मॉडल्स क्या है, कंसेप्चुअल टूल है, किसको डिस्क्राइब करना है, उसको डेटा को डिस्क्राइब करना है, डेटा के स्कीमा यानी कि स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है,
कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स को डिस्क्राइब करना है या सब कुछ डिस्क्राइब करना है? डेटा को डिस्क्राइब करने का काम था, हाँ डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम अपने डेटाबेस मॉडल्स में, 4 हमने जो पढ़े। डेटाबेस स्कीमा को डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या? यस। स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, या तो ट्री लाइक होगा या पेरेंट चाइल्ड होगा या नेटवर्क से होगा या रिलेशनल होगा। स्ट्रक्चर को भी देख रहे हैं, कंसिस्टेंसी भी देख रहे हैं कि उसकी डेटाबेस की कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर्ड इंडिपेंडेंसी देखी थी कि कोई भी अगर हम चेंजेस कर रहे हैं तो क्या वर्किंग पे फ़र्क पड़ रहा है क्या, तो येस कंसिस्टेंसी भी देख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑल ऑफ दीज डेटा मॉडल सबको डिस्क्राइब कर रहा है, डेटा को भी डिस्क्राइब कर रहा है, स्कीमा को भी कर रहा है, कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स को भी डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आया हुआ है यूजीसी नेट के पेपर में, वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि जल्दी से आप उसके फ्रेमिंग कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल? मैंने आपको बताया है कौन सा है एग्जाम्पल उसका। हायरार्कियल है क्या? नहीं, वो तो अलग से अपना मॉडल है। रिलेशनल है क्या? वो अलग से अपना मॉडल है। नेटवर्क है क्या? वो अपना अलग से मॉडल है। तो कौन सा आंसर बचा अपना? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आपने देखा इस वीडियो को। अगर आपको कुछ भी समझ आया है इस वीडियो में, ज़रूर से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस पर्टिकुलर चैनल पे, और ये कोड डालना मत भूलो फ्रेंड्स, क्योंकि यूट्यूब पे भी प्रिपरेशन आपकी हो रही है। आई विल रिकमेंड टू टेक सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान ज़रूर से ले लो, ताकि आप अपनी, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो फ़ायदा क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठाना है। लॉकडाउन चल रहा है, अच्छे से एग्ज़ाम के डेट्स भी आगे बढ़ रहे हैं, आराम से हम इसको क्रैक कर सकते हैं अपनी यूजीसी नेट एग्ज़ाम को। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान पे आ जाओ और एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट हो जाओ। मैं भी मिलूंगी वहाँ पे, पेपर 1 के बहुत सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। ठीक है, मन चाहे एजुकेटर से पढ़ो, और ये कोड डालना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स। काव्या इससे फ्लैट 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कमेंट करो, शेयर करो, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, शेयर करोगे, उतना अपना इंटरेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे आपको क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, स्टे ट्यून। नेक्स्ट सेशन में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है कंसेप्ट्स ऑफ कीज़। ठीक है, कीज़ के कंसेप्ट्स और डेटा इंडिपेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। जब तक कीज़ का कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ सेफ डे, थैंक यू।